नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपको एक नोटिस देखने को मिल रहा होगा जो कि DSSB की तरफ से 7 अक्टूबर को ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है। उसमें यही मेंशन किया गया है कि भविष्य में भी जो आपको DSSB की तरफ से जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी या फिर जो उनके एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी स्कीम में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर नोटिस के माध्यम से DSSB ने खुद बताया। तो इसी के अकॉर्डिंग भविष्य में आपको जो भी DSSB की तरफ से टीचर्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो उसमें क्या परिवर्तन किए जाएंगे, किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा और आखिरकार DSSB ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। और इस नोटिस से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सके। बाकी दोस्तों इसमें केवल हम मेन टॉपिक पर ही बात करेंगे, बिल्कुल मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और केवल अभी ये नोटिस जारी किया गया है, अभी इसका कोई प्रैक्टिकल रूप भी हमें देखने को नहीं मिला है, तो इसीलिए डिटेल में चर्चा करना मतलब डिटेल में ही करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है उनके अंतर्गत। लेकिन A to Z सारी डिटेल में चर्चा करना दोस्तों अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कुछ हमें प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा तो उससे पहले कुछ भी कल्पना कर पाना दोस्तों आपका भी टाइम ख़राब होगा और मेरा भी टाइम ख़राब होगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, आप जानते हैं आप DSSB में किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे CTET की डिमांड की जाती है। तो अगर आप अपनी CTET एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की CTET 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको CTET पेपर 1 से संबंधित जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो CTET का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है, तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी CTET का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप CTET के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं, चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों न्यू स्कीम को लेकर DSSB ने जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है तो उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि DSSB की तरफ से आपको हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि DSSB ने इस नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि हर साल वो आंकड़े एकत्रित करेगा जिस भी डिपार्टमेंट में सीट्स खाली है उसकी रिक्रूटमेंट निकालने के लिए, और हर साल आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। अब शायद से ऐसा हो सकता है, अभी तक दोस्तों क्या होता था, अब शायद से भी लेता हो DSSB हर साल रिक्रूटमेंट के आंकड़े, लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकालते थे स्पेशली टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपको 2, 3, 4, 5 साल में एक बार देखने को मिलती थी, है ना। अब इसमें होता था, अब शायद से लेता हो ना लेता हो, 3 साल की कट्टी लेता हो, वो DSSB जाने, लेकिन अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि हर साल लेगा और हर साल लेकर आपको हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इसमें आप ये मानकर चल सकते हैं, अभी एक एग्जांपल दो, अगर मैं आपको PRT का मान के चलो 100 सीट खाली है एक साल में PRT पोस्ट के लिए, केवल एग्जाम्पल है, ठीक है। 100 सीट अगले साल हो गई, 100 सीट अगले साल, मतलब 3 साल में आपकी 300 सीट हो गई। तो शायद से अब तक ऐसा होता था कि 300 सीट पर आपको एक ही बार 3 साल में रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी। अगर नई नोटिस की बात करें तो हर साल आपको 100 सीट पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें अभ्यर्थी को वेट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसमें हो सकता है कि 3 साल में आपको ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी, लेकिन अगर हर साल मिलेगी तो उन पदों की संख्या कम हो जाएगी, जो कि एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों को ये फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर लेट रिक्रूटमेंट निकलती है तो जो टीचिंग का प्रोसेस होता है ना, ये आप PRT का भी मान लो, ठीक है, बाकी TGT का और लंबा हो जाता है ना। पहले आप 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन तो खैर कॉमन ही है, ठीक है। उसके बाद आप B.Ed करते हैं, B.Ed या फिर आप जो शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा वगैरह प्राप्त करते हैं, लेकिन PRT के लिए 12th के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दोस्तों अपने जो डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें सेकेंड ईयर के दौरान ही अपना CTET क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी होते हैं जो डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद ही अपना वो CTET क्वालिफाई करते हैं। तो इस सभी प्रोसेस में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसके चलते भी वैसे अभ्यर्थियों की एज ज़्यादा हो जाती है, प्लस आपके रिक्रूटमेंट भी लेट निकलते हैं तो और ज़्यादा एज उनकी ओवर हो जाती है, फिर उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर ही नहीं पाते हो। तो इसमें फ़ायदे होगा हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिले। बाकी कब ये प्रैक्टिकल में आएगा तो दोस्तों ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। अब दूसरी जो दोस्तों इस नोटिस में बात की गई है वो PRT के लिए की गई है। अब PRT का आप जानते हैं, अगर आप PRT में दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बनेंगे या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स में बनेंगे, MCD और आपका NDMC हो गया,
ठीक है। तो अब तक क्या होता था, आपको ना इन सभी डिपार्टमेंट के अलग से रिक्रूटमेंट देखने को मिलते थे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अलग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी और एमसीडी में अलग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी। अभी जो आपको रिसेंटली रिक्रूटमेंट देखने को मिले उसमें भी ऐसे हुआ है, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपका भविष्य में एग्ज़ाम होगा उसका पीआरटी का। लेकिन अब इस नोटिस के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जब उसमें सेमी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो उनका एग्ज़ाम भी एक ही बार ले लिया जाएगा। मतलब एमसीडी और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जितनी भी सीट्स खाली है, जब उनकी रिक्रूटमेंट निकलेगी तो उनको अलग अलग ना निकाल के दोनों को कैलकुलेट करके एक ही बार में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एमसीडी में 50 सीट खाली है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 100 सीट खाली है। अभी तक क्या होता था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 100 सीट आपको अलग और एमसीडी की अलग देखने को मिलती थी। लेकिन इस नोटिस के अकॉर्डिंग अब ये बोला जा रहा है कि आपको दोनों की कंबाइन करके, मतलब पीआरटी आपको लिख देंगे प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए और आपकी 150 पोस्ट पे के लिए। अब ये नहीं बताएंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट खाली है, लेकिन आपको टोटल करके बता देंगे। और फिर जब आप जानते हैं, आप कहीं भी जैसे कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं, सेंटर वगैरह डालते हैं, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, कॉलेज डालते हैं, जो सबसे पहले डालते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेते हैं कि भाई आपकी जो भी इच्छा होगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है। सेम इसमें भी ऐसा होगा। अब आप जो भी पीआरटी की जो रिक्रूटमेंट निकलेगी उसमें जो आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। अब मैक्सिमम अभ्यर्थी यही माना जाता है कि जो पीआरटी पोस्ट के लिए मैक्सिमम अभ्यर्थी फर्स्ट नंबर पर डालेंगे और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को डालेंगे, उसके बाद एमसीडी को डालेंगे। अब जानते हैं इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एमसीडी में अगर आप पीआरटी पोस्ट पर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल दोनों में मैंने डिटेल कंपैरिजन आपको करके बताया क्या फैसिलिटीज़ आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में देखने को मिलती है, क्या खामियां आपको एमसीडी में देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही माना जा सकता है। कुछ ही अभ्यर्थियों के शायद से दोस्तों ना के बराबर ही मान लो जो पहले पर एमसीडी डालेंगे उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डालेंगे, उनका व्यक्तिगत अपना अलग हो सकता है, वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ही डालेंगे। अब दोस्तों इसमें एक मोटा माटा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल आपको राजनीति नहीं सोचना, मैं बिल्कुल राजनीति कोई बात नहीं कर रहा। अब क्या होता है देखिए, आपको 3 तरह के वैसे चुनाव मिलते हैं, लेकिन 2 तरह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको विधानसभा की दिल्ली में चुनाव देखने को मिलते हैं, एक नगर निगम के मिलते हैं। अब दोनों की सरकार अलग अलग है, अब इनमें आपसी विवाद चलते रहते हैं। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बुराई करते हैं, वो दिल्ली सरकार की बुराई करते हैं आपस में। इसमें पिसता पता है कौन है? जो एमसीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो पिसते हैं, उनकी सैलरी रोक ली जाती है, बड़े हंगामे होते हैं। आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली के आसपास के तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सैलरी 3-3, 4-4 महीने में आपकी आती है, हर महीने आपको नहीं देखने को मिलती। इसमें समस्या तो एम्प्लॉयज़ की होती है। अब ये मान लो कि 15-1 साल से आप मान सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, और बाकी जो दिल्ली सरकार है वो तो पहले कांग्रेस की थी, अब आम आदमी पार्टी की बदलती रहती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी सरकार एक हो जाए, लेकिन अगर दोस्तों इसमें अगर ऐसा हो जाए कि जो दिल्ली सरकार और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरकार है वो एक ही पार्टी की हो जाए, तो शायद से आपको इसमें सुधार देखने को मिल जाए, जो आपकी सैलरी भी टाइम से मिलेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन ये बाद की बात है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे आपका अलग अलग आपको रिक्रूटमेंट, लेकिन अब आपको एक ही बार रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और जो आप फर्स्ट नंबर पर डालेंगे, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपने जो फर्स्ट नंबर पर डिपार्टमेंट भरा है उसमें आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, यानी टीचर बन जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो फिर आपको सेकंड पे जो आपने भरा है उसमें आप बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे होंगे कि भाई पहले हमें 2 मौके मिलते थे। बिल्कुल सही बात है, जैसे भी आपको जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट देखने को मिली, अब मान के चलो उसमें अगर आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पहले हो जाए, फिर एमसीडी का पहले हो जाए, तो अगर वो अच्छा नहीं जाता है, वैसे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं जाता है तो आपके पास एक सेकंड चांस होता है कि अगर आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एमसीडी में कोई सा पहले ले लेगा, उसके बाद दूसरा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो डिपार्टमेंट बच जाएगा, तो आप सोचोगे कि भाई उसमें मैं अच्छा स्कोर कर। ठीक है, तो 2 चांस मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक ही बार दोनों की कंबाइन करके आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी और उनका एक ही बार आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपका डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप इसे बिल्कुल भी सोच के ऐसा डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, आप इसका विरोध भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। देखिए डायरेक्टर और जो डीटर्स भी क्या कर रहे हैं, अपने ना सुधार करने में लगाइए। पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था ना, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अलग होगा, एमसीडी का अलग होगा, इसने कंबाइन करके जब सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और प्लस जैसे कि आपको पता है भी, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, ये जो फाइनल रिजल्ट डालेगा उसके साथ ही वेटिंग पैनल भी डाल देगा ताकि समय बच जाए। तो धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का विरोध भी नहीं किया जा सकता। और ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि केवल आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, समक्ष आपके साथ जितने भी पीआरटी पोस्ट पर अभ्यर्थी बैठेंगे एग्जाम देने, सभी के साथ ऐसा है। तो बस इसे नेगेटिव ना लेके आप पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि इसका तो कुछ होने वाला नहीं है और आपकी तैयारी पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रह के तैयारी करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सभी यही सोच के चलो कि सभी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होना है। उन्हें अगर आपको एक चांस मिल रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को ही एक चांस मिलेगा।
तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा ना घाटा ना, वो बात अलग है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता था ऑनलाइन की अपेक्षा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैथ्स वगैरह के सवाल क्वेश्चन पेपर भी सोल्व हो जाते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट को आप सबसे पहले करना चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से उस सब्जेक्ट को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा तो है नहीं आप विरोध करने चले जाओगे कि भाई पहले की तरह ऑफलाइन एग्जाम लो। बस जो नियम बना, देखो कुछ चीज़ें विरोध करने वाली होती है, उसको निश्चित रूप से आपको विरोध करना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आप विरोध करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अब यही मैं मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन में आप विरोध करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा जो नियम है ना उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, और ऐसा मान के चलो माइंड में केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, जितने भी अभ्यर्थी आपके साथ बैठ रहे हैं सभी के साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये बात बता दी पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी टीजीटी की। तो इस नोटिस में टीजीटी की कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं की गई है। अब भविष्य में शायद से ऐसा हो सकता है कि आपको नया नोटिस देखने को मिले शायद से टीजीटी के लिए, कि उसमें भी आपको बोल दिया जाए। ऐसे किस तो दोस्तों ना के बराबर ही चांस है, क्योंकि अभी हम आपको पीजीटी का बताऊंगा, उसका भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला। पीजीटी की जबकि बात की गई है, ठीक है। तो टीजीटी का शायद से आपको मिल जाए और उसमें भी ये बोल दे कि एक जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे एक ही बार में। और ऐसा दोस्तों मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं जो केवीएस की परमानेंट आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है टीजीटी पोस्ट पर, चाहे आप किसी भी विषय के शिक्षक बनने वाले, आपका एग्ज़ाम सबका एक जैसा आता है, सबका सिलेबस एक जैसा होता है ना। तो उस आधार पर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये गलत होता है जब भी केवीएस की तरफ से भी आपको जानकारी सुनने में आ रही होगी जो टीजीटी पोस्ट पर जो आपको भविष्य में रिक्रूटमेंट, ये वाली तो नहीं जॉब आएगी, इसके बाद जो भी भविष्य में जब भी रिक्रूटमेंट, मतलब भविष्य में शायद से ये परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए कि केवीएस में भी आपसे एग्जाम के दौरान आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। अभी तक फिलहाल ऐसा होता नहीं, और शायद से जो भविष्य में आपको रिक्रूटमेंट अभी जो हाल फिलहाल में देखने को मिलेगी 2022 में मिल जाएगी, तो उसमें आपका ऐसा नहीं होगा। उसमें जो ये आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी होता है और जीके वाला सेक्शन हो गया, और जो आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है, मैथ, वो इंग्लिश, हिंदी और जो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का चलता है टीजीटी में, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए बन रहे तो शायद से DEET में ऐसा हो जाए, लेकिन इसके काफ़ी कम चांस है, ठीक है। तो फिलहाल टीजीटी के लिए कोई बात नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में बोला जा रहा है पीजीटी और जो लेक्चरर होते हैं उनका एक जैसा एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, इसमें वही वाली चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। देखिए केवीएस टीजीटी में करता है वो बात ठीक है, लेकिन पीजीटी में वो नहीं करता। पीजीटी में विषय संबंधित वो जरूर पूछते हैं, क्योंकि दोस्तों पीजीटी की पोस्ट होती है बड़ी। अगर सभी सब्जेक्ट का एक जैसा एग्जाम हो गया तो दोस्तों फिर ठीक से परिशीलन हो ही नहीं पाएगा कौन सा अभ्यर्थी किस पोस्ट के लिए, मतलब जिस भी विषय का वो शिक्षक बनने वाला है सच में वो उतनी काबिलियत रखता है या फिर नहीं रखता है, क्योंकि पीजीटी की आपकी थोड़ी सी बड़ी पोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेक्चरर बोल लीजिए, पीजीटी मतलब लमसम एक जैसे आप मान के चल सकते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर लेक्चरर बोल लीजिए, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी गुणवत्ता पे थोड़ा सा सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं सभी के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि शायद से ऐसा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऐसा हो गया तो फिर दोस्तों अगर सभी सब्जेक्ट का एक जैसा कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। और ये नोटिस के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है कि जो इसकी न्यू स्कीम है, जब वो एसएससी का जो है आपका एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी, जैसे उसमें होता है। जैसे एसएससी में सीजीएल हो गया आपका या सीएचएसएल हो गया 12th लेवल तक का, या फिर आपका जो सीजीएल होगा ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर थोड़ी सी बातें अलग हो जाती हैं। आप जानते हैं, मान के चलो किसी ने उर्दू से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है ग्रेजुएशन, अगर वो सीजीएल क्वालिफाई कर देता है तो बिल्कुल वो भी एलिजिबल होता है, क्योंकि ग्रेजुएट तो वो भी है। अब कोई दूसरा बंदा मैथ से कर रखी है तो वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन उर्दू वाले ने कर रखी है। अब दोस्तों अगर वो सीजीएल क्वालिफाई करता है और किसी यूजर डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में लग जाए या फिर मंत्रालय वगैरह में लग जाए अच्छी पोस्ट पर, सीजीएल के बाद तो आपको अच्छी पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो शायद दोस्तों इसके मैक्सिमम चांस, अगर मान के एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल मैं आपको, अगर उसने उर्दू से अपनी क्वालिफिकेशन है, संस्कृत से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो शायद से जो उसने ग्रेजुएशन पढ़ा है दोस्तों जिस पोस्ट पर वो विद्यमान होगा उसमें शायद से उसका यूज़ देखने को मिले उसे। जैसे इनकम टैक्स में लग गया, अब उर्दू वैसे कर ले व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, लेकिन मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह शायद तो उसके वहाँ यूज़ में आ जाएगी, लेकिन ये जैसे उर्दू संस्कृत के कहाँ यूज आ पाएंगे, नहीं भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन टीचिंग पोस्ट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिस भी टीचिंग पोस्ट में यही होता है, जो भी आपने जिस भी विषय से ग्रेजुएशन करी है पूरी 60 साल तक आपको वही विषय पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट से दूरी ना टीचिंग पोस्ट में नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए ये मान के चल सकते हैं दोस्तों इन्होंने जो न्यू स्कीम निकाली पता नहीं क्या सोच के, या फिर इनका कोई दूसरा मोटिव हो, ठीक है। ये तो हमें जब भी पता चल पाएगा जब हमें कोई इससे फाइनल जो भविष्य में जो हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिले और इसका प्रैक्टिकल रूप देखने को मिले, जब भी कुछ बताया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिए। जब हम इसमें पीआरटी की बात करें तो आप जानते हैं पीआरटी का तो सिलेबस सबका एक जैसे ही होता है, तो वहाँ तो शायद ही आपको समस्या देखने को मिले, बिल्कुल एक साथ आपके एग्जाम ले सकते हैं। बाकी टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो टीजीटी का उन्होंने मेंशन नहीं किया। बाकी पीजीटी की बात करें तो दोस्तों सबका एक जैसे एग्जाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हाँ जो अभ्यर्थी अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करेंगे और जिस भी विषय के वो शिक्षक बनने वाले हैं तो उस विषय का तो उसमें पूछा जाना अनिवार्य है। बाकी जो भी स्पष्ट होगा भविष्य में देखा जाएगा, अभी फिलहाल इस पर बारे में न सोचो,
ठीक है। जो आपकी तैयारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे एस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।